इधर ही आ जाओ, इस पे आ जाओ आराम से, इस पे। सर इसी प्रोग्राम का वेट था। थैंक यू भाई। कार्यक्रम तो आपका भी होगा निश्चित रूप से। समय की गति है कि समय रुकता नहीं है। आवाज कम करें थोड़ी। समय कभी नहीं रुकता है, नियमित रूप से चलता है। जो विद्यार्थी पहले थे अभ्यासरत, वो आज आगे हैं। आज आप अभ्यासरत हो तो आप आगे आएंगे, तो समय के साथ चीजें आएंगी। तो मैं कह रहा था कि जो रिजल्ट था उसके बारे में कुछ जानकारियां दे दूं बेसिक रूप में, और कुछ हमारे भाई बहन जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज आई हैं, चूंकि यही थे जयपुर में, तो आपके बीच में उनका सम्मान हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ जानकारी, टोटल इस भर्ती में 210 पद थे भूगोल विषय के। हालांकि कट ऑफ की जो बातें की थी लगभग उतनी है, 255-60 के आसपास जनरल होनी थी, उतनी कट ऑफ गई है। लेकिन चूंकि पेपर फर्स्ट टफ था, जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे ढंग से पेपर फर्स्ट को समझा और अच्छे ढंग से तैयारी की, वो विद्यार्थी इसमें बेहतरीन परिणाम लेके आए। इसका मतलब उनकी समावेशी रणनीति थी। जिन विद्यार्थियों ने समग्र रणनीति को अपनाया, सब चीजों को फोकस किया, उन्होंने बेहतर रूप से परिणाम को हासिल किया है और आपने भी देखा है। और चूंकि समय के साथ बदलता जो परिवेश है, जिस प्रकार से आरपीएससी चाह रही है, उसी तरीके से अपने को तैयारी को भी चेंज करना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने में हमेशा निरंतरता, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हमें हमेशा अपडेट जानकारियों से जुड़ा रहना चाहिए। अब तक हमारे पास जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें 5वीं रैंक है हरीश चौधरी की, 6ठी रैंक है दिनेश नागर की, 8वीं रैंक है सचिन स्वामी की, 16वीं रैंक है अमित कुमार रोलानिया की, 24वीं रैंक है जेठाराम जी की। जेठाराम जी 11वीं रैंक से असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हो चुके हैं। पहले भी पिछली बार भी स्कूल लेक्चर में चयनित थे, लेकिन रिजल्ट नहीं था इसलिए अपीयर थे वो, तो बाहर हो गए थे। 29वीं रैंक प्रभुदयाल ढाका जी की, 32वीं रैंक हरीश पटेल, 33वीं रैंक श्री गणपत राम, 36वीं रैंक श्री अचलाराम जी जो हमारे बीच में ही है इस समय उपस्थित, 37वीं रैंक करिश्मा चौधरी है, 41वीं रैंक सीमा जांगिड़ है, 42वीं रैंक नरेंद्र कुमार जी हैं, 44वीं रैंक शंकर लाल मीना है। शंकर लाल मीना भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। तो इनमें से जो ऐसे भाई बहन थे जो पूछ रहे साहब वेटिंग का क्या रहेगा, वेटिंग निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डीवी है, और अभी आगामी सप्ताह 10 दिन में उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके पद खाली रहेंगे। लेकिन जितने हैं, जैसे मेरी जानकारी में अभी कुलवीर जी हैं, जेठाराम जी हैं, जैसे शंकर लाल जी हैं, तो ये 3 तो मेरे ही ध्यान है कि जो एपी के अंदर जिनका हो गया है 10 के आसपास से ऐसे हैं 150 में से, तो निश्चित रूप से वेटिंग है, लेकिन वो कितनी आ पाती है किस कैटेगरी में उस पर डिपेंड करेगा। 46वीं रैंक चेतन शर्मा की है, 53वीं रैंक श्री अशोक कुमार स्वामी,
जो हमारे बीच में ही है। 97वीं रैंक रमेश कुमार चौधरी, 60वीं रैंक दिनेश कुमार सैनी, 62वीं रैंक सुरेश माली, 64वीं रैंक ओम प्रकाश जाट, 65वीं रैंक कुलवीर सिंह भी एपी में हो चुके हैं पहले, 68वीं रैंक नैनाराम प्रजापत, 73वीं रैंक मोनिका कुमारी, 78वीं रैंक कपिल कुमार, 79वीं रैंक आशा काजला, 80वीं रैंक दिनेश टाड, 81वीं रैंक पूजा गोस्वामी, 82वीं रैंक सुखदेव चौधरी, 83वीं रैंक नेतराम प्रजापत, 85वीं रैंक योगेश कुमावत, 89वीं रैंक विवेक कुमार सिंसिनवार, 93वीं रैंक संगीता कुमारी, 94वीं रैंक राजेश कुमार हमारे होनहार भाइयों में था और निश्चित रूप से हमें अपेक्षा थी। इनकी परिस्थितियां बहुत ही कठिन थी और इन्होंने कठिन परिस्थितियों में बहुत ही बेहतर परिणाम दिया है, क्योंकि मैं इनकी परिस्थितियों को ज्यादा ठीक ढंग से समझ पाता हूं, क्योंकि मैं नजदीकी रूप में रहा हूं। तो मैं देखा है कि कठिन परिस्थितियों में कार्य करना बड़ा ही कठिन होता है। 98वीं रैंक प्रेम चौधरी, 99वीं रैंक संगीता, 103 प्रहलाद सोनी, 105 हिमांशु शर्मा, 106 रचना, 108 पपीता यादव, 112 प्रियंका कुमावत, 114 सतपाल सिंह राठौर, 115 राकेश सिंह राजपुरोहित जी, 116 विशाल राजपुरोहित, 117 सीताराम मीना, 122 राज चावंडी, 125 रोहित शर्मा, 126 श्याम सुंदर शर्मा, 129 पारस यादव, 131 प्रिंस कुलवानिया, 132 राजेश कुमार, 133 दीक्षा कुमारी शर्मा, 135 मूर्ति मीना, 136 पूजा गुर्जर, 137 सुनील पारिक, 138 राहुल शर्मा, 140 ममता मीना, 143 हुक्मीचंद सालवी, 144 सुशीला मीना, 145 महेंद्र कुमार बरोड, 146 जुगराज मीना, 147 अर्जुन सिंह डेडूसर, 149 कमल कुमार वर्मा, 150 शिमला गुर्जर, 153 पूनम वर्मा, 156 विक्रम सिंह, 158 कविता मीना, 159 विकास वर्मा, 164 अभिषेक कुमार, 165 रंजीत, 166 महेंद्र मीना जी कल आपके बीच में थे, आज भी हमारे बीच में ही हैं, अभी कोचिंग छोड़ेंगे नहीं, हाँ, और बने रहेंगे, आगे की तैयारी भी कंटिन्यूस चलती रहती है। 167 मेघा शर्मा, 171 नरेश कुमार खटीक, 172 गजेंद्र कुमार शर्मा, 177 राहुल मीना, 180 देवराज मूली, 183 धर्मराज मीना, 188 रामकन्या बैरवा, 196 बंटू मीना, बंटू जी भी हमारे बीच में ही हैं, यही थे, कहाँ हैं? अच्छा, उपस्थित हैं, कल नहीं थे। कल कहते हैं कि कुछ चयन, जब रिजल्ट पता था इनको, जो क्लास में आ रहे थे उनको पता था रिजल्ट आना है तो आना नहीं है, पता नहीं रिजल्ट कैसा आ जाए, डर रहता है ना, कई बार ऐसी स्थिति रहती है। और 205 सुमन मीना, ये हमारे पास लगभग अभी तक 81 विद्यार्थियों की सूचना ही है, 2-3 विद्यार्थियों को और सूचना आई थी, उसको ऐड नहीं किया है, वो शाम के समय फिर देखेंगे। तो पहले तो ये सभी भाई बहन जिनका भी राजपत्रित अधिकारी के रूप में चयन हुआ है, आप सबको ज्योग्राफी क्लासेस जयपुर की तरफ से और भावी जो तैयारी करने वाले उन सब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। जिस तरीके से, जितनी मेहनत से
जितने शिद्दत से कार्य किया जाता है, मैं कहता हूं कि ये एक पड़ाव है जिससे जीवन का स्वरूप बदलता है। जब आप सर्विस में आते हैं तो चीजें आपने जीवन में अभी तक कैसी भी देखी हो, लेकिन अब आप एक अनुशासित रूप में और एक समाज के बड़े पद के रूप में हैं। स्कूल शिक्षा का सबसे बड़ा पद है ये, सीधी भर्ती का, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। स्कूल लेक्चरर के अलावा कोई इससे बड़ा पद नहीं है जिसमें सीधी भर्ती के रूप में चयनित हो। आप स्कूल लेक्चरर हैं, कल आप वाइस प्रिंसिपल या वरिष्ठ व्याख्याता बनेंगे, आप में प्रिंसिपल बनेंगे, आप में सीबीओ डीओज बनेंगे, तो निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और आपको खूब पर्याप्त समय मिलेगा कि आप समाज के लिए भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो, स्वयं का कार्य करते हुए। लेकिन ये जरूर है कि अपन पद की गरिमा को बनाएं। जब ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया है, उस ईश्वर अल्लाह गॉड ने हमें इस लायक बनाया है, तो अपन उस पद की गरिमा को जरूर बनाएं। काम सारे करने होते हैं, सभी चीजें हैं, लेकिन अपन इस रूप में, आज से आपके जीवन में चेंज है। लोग कहने को कहेंगे भी कि लड़का या लड़की ये बदल गई, और लेकिन स्वाभाविक आपको बदलना भी चाहिए। आप में चेंज आना जरूरी है, आपके व्यवहार में चेंज आना चाहिए, आपके कार्यों में परिवर्तन आना चाहिए कि आपके पास अपने स्वयं की नौकरी के साथ आपके साथ जिम्मेदारी भी है। और भविष्य में जो विद्यार्थी जहां भी आपको अवसर मिलता है तो उनका प्रोत्साहन करें, किस परिस्थिति में आपने पढ़ा है, और उनको भी मार्गदर्शित करें। अभी भी ग्रामीण परिवेश में बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको मार्गदर्शन का अभाव रहता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मार्गदर्शन या सही दिशा नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो अच्छी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मैं मानता हूं निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान का आगे आने वाली पीढ़ियों को लाभार्जन करेंगे। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले ही आपके बीच में 36वीं रैंक से श्री अचला राम जी को आमंत्रित करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पे। और मैं महेंद्र जी से कहता हूं कि वो माला लें और अब आप छोटे भाई की तरह ही हो। लवक्रम में एक बार सभी को साथ बुला लें तो अच्छा रहेगा। ये लिस्ट दे दो मेरे को। मैं महेंद्र जी से भी आग्रह करूंगा कि श्री अचला राम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री अशोक कुमार स्वामी जी, जिनकी 53वीं रैंक है और अध्यापक पद पे हैं वर्तमान में। मैं कहता हूं सर्विस में रहते हुए नौकरी लग रहे हैं तो अपने लिए चैलेंज है। इधर इधर आओ, चैलेंज है, इसलिए अपन इस चैलेंज को स्वीकार करें। मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा। अभी इसी कड़ी के अंदर चौरानवी रैंक के ऊपर श्री राजेश कुमार जी हैं, मंच पे आए। इधर देखो, अब आप सीधे हो जाओ और तन के ही रहना है। एक माला महेंद्र जी से भी मैं चाहूंगा कि वो भी सम्मान स्वरूप पहनाएं। हमारे बीच में महेंद्र जी भी है, महेंद्र जी भी मंच पे आ जाएं, इसी कड़ी में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब तो चलेगा सम्मान, कई बार चलेगा है। अभी आपको जहां भी कोई समाज का संगठन है वहां भी सम्मान होगा, सब जगह चलेगा, सम्मान तो चलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। एक फोटो बना दो भाई परमजीत। हाँ, एक पहले एक बार इनकी बना दो, फिर एक बार सभी साथ आ जाओ। हाँ, एक बार सभी की बना दो साथ में। हाँ, साथ में बना दें।
नहीं, अच्छा, इधर हो जाओ, थोड़ा और भी इधर हो जाओ। चलिए, मैं इन्होंने क्या है कि जीवन में किस रूप में चीजों को प्राप्त किया है, तो मैं 1 बाई 1 2-2 मिनट का समय देकर एक बार कुछ बातें, कल जैसे चर्चा हुई थी, तो उसी कड़ी में जैसे महेंद्र जी से कल आपके बीच में रखा था, और महेंद्र जी का एक ही था कि मैं एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था, औसत दर्जे का विद्यार्थी, और इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। आज मेरे फोन पे बात हुई थी, तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा किनका था, ध्यान आएगा तो बताऊंगा, कि उन्होंने कहा कि साहब मैं सेकंड ईयर में ज्योग्राफी में फेल हुआ हूं। हैं, आप ही हो क्या? देखो, अब मेरे ध्यान नहीं था इतने में, अब जो सेकंड ईयर में ज्योग्राफी में इतनी अच्छी स्थितियां नहीं थी, उसके बाद चीजों को फिर भी उन्होंने अथक प्रयासों से और या स्कूल लेक्चरर तक ले आए। तो ये चीजें शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। कई बार अपने को लगता है कि मेरे को ये नहीं आता है, ये सबके साथ अलग अलग स्थिति है, कौन सी जानकारी किसको आती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अपने शुरुआत कब से की है। तो सबसे पहले मैं अचलाराम जी को आमंत्रित करता हूं कि ये अपने बातें बताएं कि ये किस रूप में और कैसे तैयारी की है। श्री अचलाराम जी। हेलो, सर्वप्रथम सर और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाया, इतना बहुत सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। मेरी 12th 2019 में कंप्लीट हो गई थी, और 2019 में ही मैं जयपुर आ गया था, और फिर बीमार हो गया, वापस घर चला गया था। फिर कोरोना आ गया, फिर राजस्थान कॉलेज से यहीं से बीए की थी मैंने, 2022 में कंप्लीट हो गई थी। और फेब 2022 में मैं स्प्रिंग बोर्ड से आरएस का बैच ज्वाइन करता हूं, और 2023 वैकेंसी का आरएस मेंस देता हूं, और वो होता है जून 2024 में। और फिर 24 जुलाई 2024 को ही मैं सर का कोर्स ऑनलाइन खरीद लेता हूं। और फिर मेरे बीएड के एग्जाम होते हैं सेकेंड ईयर के, तो अगस्त में हो जाते हैं। फिर मैं घर चला जाता हूं, और वापस सितंबर के आसपास मेरा शुरू होती है पढ़ाई। और मेरे पास 7-8 महीने होते हैं करने के लिए सब कुछ। मैंने पहले ज्योग्राफी 11th-12th मेरे पीसीएम थी, तो पढ़ नहीं रखी थी, और कोचिंग वगैरह से ही कर रखी थी, बाकी कॉलेजों में पढ़ाते नहीं है। राजस्थान कॉलेज में एक बार मैं गया था कि एक टीचर थे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाते थे। हम क्लास में बैठे थे, सर आए नहीं थी, तो गए हम नहीं आते तब तक आप क्लास में नहीं बैठोगे, ये सब चलता था। फिर जाते थे, पढ़ते थे, फिर वापस फेब 2022 में यहाँ से कोर्स ले लिया था, और सर से ज्योग्राफी से शुरू कर ली, और 8 महीने में मेरा हो गया था सिलेक्शन। थैंक यू सर। श्री अचलाराम जी को आपकी तरफ से, ज्योग्राफी क्लास से जयपुर की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत। इसी में मैं आमंत्रित करता हूं अशोक कुमार स्वामी, जो L1 के अध्यापक हैं। L1 पे ही हैं, और पहली बार ही मिला हूं मैं, इससे पहले मिला भी नहीं हूं, कि ये पोस्टेड थे, साथ में तैयारी की है ऑनलाइन रूप में ही, और L1 पे अपने पद पे रहते हुए, और उस समय में से कुछ समय निकाला और तैयारी की है। किस रूप में की है ये अच्छा ये रहेगा कि अशोक जी अपने मुंह से बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी साथियों को तो सबसे पहले मेरा नमस्कार। देखिए कि मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, बस एक ही, कि आप कितना भी पढ़ लेना,
जब तक आपको खुद को यह भरोसा नहीं होगा ना कि मैं इस काम को कर सकता हूं, जब तक आप उसको, यह भरोसा जब तक नहीं होगा, जब तक आप नहीं कर सकोगे। मैं मेरी स्थिति बताता हूं। अभी सर ने बताया था कि मैं सेकेंड ईयर में तो फेल भी हुआ हूं ज्योग्राफी का, लगभग आप सभी पास भी हुए होंगे। तो मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर L1 का टीचर बनने के बाद भी जैसे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था मेरे को, जैसे स्कूल से आने के बाद में, तो मैं जैसे सर की वीडियो देखता था और सर के एक नोट्स बुक आई थी, मैं बस वो ही पढ़ता था। मैं ऑथेंटिक बुक भी मैं लेके जरूर आया था, लेकिन मैं सर की वीडियो देखता था तो सर बताते थे कि मेरे को, आपको सिर्फ क्लास नोट्स और एनसीईआरटी पढ़नी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने बुक को रख दिया, मैं लेके आया था वैसे की वैसे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं इतना कंटेंट पढ़ भी नहीं सकता था। और मैं एक बात और बताऊंगा, जैसे एग्जाम हॉल के अंदर मैं दे रहा था ना, तो सर की जो टेस्ट सीरीज जो मैंने जब दी थी, तो उसमें क्या था कि वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के 2-4 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने पड़ते हैं, आपको पता है। तो मैंने उसको टिक बाद में किया और सोल्व टिक पहले कर दिया और सोल्व बाद में किया। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये बात समझ सकते हो कि वो टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, जैसे काली तीर लिफ्ट का भी एक आपने देखा होगा, वो किसी भी बुक में मेरे ख्याल से अच्छी अच्छी किताबों में नहीं दे रखा, सर की टेस्ट सीरीज में मैंने पढ़ लिया तो वो मेरा हो गया। तो आप, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप सर के मार्गदर्शन में आप तैयारी करें, आप अपने आप पर भरोसा करके, और जैसे मैंने की है, हो सकता है कि मेरे शब्दों में एक दो ऊपर नीचे हो गया हो, क्योंकि यहां पर बोलना थोड़ा इतना आसान भी नहीं होता, थोड़ा घबराहट हो ही जाती है, आप समझते हो। तो मैं सर के लिए सिर्फ 2 पंक्ति, मैं छोटी मोटी कविताएं कर लेता हूं, तो सर के लिए सिर्फ 2-4 पंक्ति में बोल लूंगा। तो मैंने सर को एक बार कहा था मैसेज करके, तो मैंने सर को कहा था कि सर, मैं जब आपको सुनता हूं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सुनता ही जाऊं। न जाने तुमसे क्या रिश्ता है, न जाने तुमसे क्या नाता है, दिल में जो तेरा रहना है, मीठे पानी का झरना है, जितना भी बाहर उड़ेलता हूं, भीतर उतना ही भर आता है। आपके पढ़ाने का अंदाज न जाने मुझे इतना क्यों भाता है, न जाने तुमसे क्या रिश्ता है, न जाने तुमसे क्या नाता है। बस साथियों, में इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। अशोक जी ने अपनी बातों को रखा। अशोक कुमार स्वामी जो 53 रैंक पे हैं। और इसी कड़ी में मैं आपके बीच में श्री राजेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। राजेश जी हमसे क्या पिछली बार कुछ अंकों से रह गए थे, पेपर फर्स्ट की स्थिति से, अच्छा फाइनल डबल की सूची में थे। पिछली बार डबल सूची में थे, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गए थे। और हमें इस बार ये अपेक्षा थी, जिस तरीके से इन्होंने लास्ट में, क्यों पेपर भी लास्ट में एग्जाम होने के बाद ऐसा लगता है कोई पता नहीं रहता एग्जाम हॉल में क्या परिस्थितियां बैठती हैं। और इन्होंने भी पेपर फर्स्ट को तो मिलान कर लिया था पेपर देते ही, लेकिन इनको विश्वास था कि मेरा पेपर फर्स्ट हो गया है, तो ये अच्छे ढंग से तैयारी की। लेकिन ये लास्ट में ये असमंजस बना हुआ था कि शायद होगा कि नहीं होगा, थोड़े बॉर्डर के पास थे। अंतिम मेरिट का भी अपने को पता नहीं चलता है, फाइनल आंसर की आती है तभी पता चलता है। बल्कि ये जितने अंक बता रहे थे उससे भी ज्यादा अंक हैं राजेश जी के, जिनसे इनका चयन हुआ है, और 94 रैंक आई है। तो कुछ बातें संक्षिप्त मैं चाहूंगा कि राजेश जी स्वयं से ही करें। सभी को नमस्ते। आपको भी 2025 की लेक्चरर भर्ती की शुभकामनाएं। आदरणीय गुरुजी के सादर चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं।
मेरी शिक्षा 10th की 2010 में हुई थी। यूं मत सोचना काफी बूढ़ा है, लग तो आज भी वैसा ही रहा हूं, आपके जैसा ही, शायद 24-25 का ही। 2010 में 3rd डिवीजन बाई ग्रेस 41.17। ग्रेस भी इंग्लिश में आई थी। घर वालों ने कहा कि ग्रेस आई है, इससे अच्छा है यार बाहर चला जाए, क्योंकि 41% वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आजकल तो 92 वालों को ही कहते हैं साला 99 लाने चाहिए थे। उस समय तो 99 आते ही नहीं थे। 90 बनने के लिए भी लाले पड़ते थे बोर्ड के पेपर में। तो 10th जैसे तैसे पास करी और 12th के लिए फिर मैं बीकानेर गया जालोर से, क्योंकि मैं मूलतः जालोर से हूँ। 12th मेरी बीकानेर से हुई आर्ट्स में 58.40% के साथ। फिर 2013-12 में ही 12th करके मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई किया रेगुलर के लिए, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितियां ऐसी थी कि रेगुलर एडमिशन हो नहीं पाया। और मेरे ही एक साथी थे जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर है ज्योग्राफी से, उनका रेगुलर हो गया था और मेरा हुआ नहीं था। उनके फादर नहीं थे, डेथ हो गई थी जब हम साथ में पढ़ते थे 6th क्लास में। मेरा हुआ नहीं था और उनका हो गया। मैंने सोचा इसका रेगुलर हो गया और मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे एनसीसी करनी थी उस समय। एनसीसी करते हैं तो वो कहते हैं पुलिस बनते हैं, वो भी था कि यार पुलिस ही बनते हैं तो ठीक है, कहीं धोखा कूटा कटाई। फिर ग्रेजुएशन करी 2015 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से 58.85% के साथ। और जो प्रोफेसर मेरे साथ आज प्रोफेसर है, उस समय तो स्टूडेंट ही थे हम, उसके थे 49%। रेगुलर था वो, मैं प्राइवेट था। फिर बीएड करने के लिए पीटीटी का एग्जाम देकर जयपुर आए। जयपुर का एक चस्का था कि यार जयपुर जाएंगे, तो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज से बीएड किया मैंने 2017 में। 17 में बीएड करते ही सोचा कि यार एमए कर ले। पता नहीं था कि नौकरी कैसे लगती है, ये हकीकत बात है। बीएड करी उस समय पता ही नहीं था कि कर रहे हैं क्या करना है, इससे कोई हमारा मतलब ही नहीं था उस डिग्री से कि हाँ घर वाले पैसे दे रहे हैं और अपन डिग्री कर लो। अब तो 10th करने के बाद ही बच्चा समझता है कि यार नौकरी लगना अपने को। उस समय बीएड करी तब तक पता नहीं था। फिर 2017 में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है आबू रोड में, वहां मैं पीजी करने के लिए गया। वहां ही एक सर के, शायद गुरु ही होंगे, रितेश जी सर के बॉस हैं, वो मेरे वहां प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, डॉक्टर रितेश अग्रवाल, जो भी शायद अलवर में पोस्टेड है। रितेश जी से मिलना हुआ। रितेश जी ने काफी मोटिवेशन किया कि यार अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि हम पीजी में 23 स्टूडेंट ही थे उस समय पूरी कॉलेज में ही। और हमारे जोधपुर के एरिया में कोई भी कॉलेज पीजी ज्योग्राफी से रेगुलर नहीं करवाती, पूरे जोधपुर संभाग में, पूरे डिवीजन में ही। इसलिए मैं जोधपुर संभाग को छोड़ के उदयपुर गया था, पीजी किया। तो रितेश जी ने कहा कि आप एक काम करो, लेक्चर की तैयारी करो। और मेरे ही एक परिचित है कुलदीप जी यादव सर, वैसे हमने देख रखा है, इस रिद्धि सिद्धि से गुर्जर थड़ी रहते थे, तो कई बार यहाँ सर का फोटो लगा हुआ था, तो मैंने कहा हाँ कुलदीप जी तो वही है। फिर सर के पास आया, मैंने सर से कहा, मैंने कहा रितेश जी ने भेजा। सर ने कहा ठीक है तैयारी करो। अब करें किसकी, 2020-19 के लास्ट में था, और शायद उस समय लेक्चरर भर्ती का भी एग्जाम हो रहा था 18 वाली का। मैंने कहा अब तो अपने पाले तो पढ़ने वाली बात है नहीं, मैंने कहा इसको तो छोड़ दो। फिर उस समय भी लेक्चर का एग्जाम दिया, लेकिन हुआ नहीं था क्योंकि तैयारी नहीं थी। फिर 21 में कोरोना आया, और कोरोना में शायद अक्टूबर में उस समय रीट का भी दिया था, जो भर्ती कैंसिल हुई थी, उसमें 136 नंबर थे मेरे, और सब इंस्पेक्टर में भी हो गया था। तो वो खुशी भी थी, रीट ले थानेदार बने। अब हुआ ये कि रीट 11 तारीख को फिजिकल था और 8 तारीख को रीट कैंसिल हो गई, ना तो फिजिकल हो पाया और न रीट में हुआ, दोनों से रह गए। फिर सर के पास लगातार कोचिंग करी, मैं और एक मेरे मित्र है जो अभी लेक्चरर है ऑलरेडी पिछली वाली भर्ती में, ओम प्रकाश, हम दोनों साथ रहते थे। उनका हो गया और मेरा हुआ नहीं। थोड़ा दुख भी हुआ कि यार तैयारी करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो भी साला 2 गुना में, कम से कम 1 गुना में ही नहीं, 2 गुना में ही नहीं होता, सीधा ही बाहर करता तो फिर भी ठीक था। 2 गुना में हो गए, किनारे पे जाके हाँ अब हट जाओ आप 1 गुना में। मैंने कहा अब क्या करें। फिर परिस्थितियां कुछ वापस विपरीत आ गई और तैयारी हो नहीं पाई। आया था सर के पास, एडमिशन भी लिया था मैंने, लेकिन कभी कभार आता था, पीछे वाली सीट पे बैठते थे बस एंजॉय करने के लिए। उसके बाद तो एक बार ही कोचिंग करी 22 में सर के पास अच्छे से, और उस समय सबसे आगे बैठते थे। 23 वाली कोचिंग करने आए अक्टूबर, तब सबसे पीछे बैठते थे और सबसे शैतान थे, लेकिन सर के पास शिकायत नहीं आई।
सबसे हुल्लड़ हम मचाते, डांट सर किसी और को देते। स्टार्ट कर ली, फिर इससे तो मोह ही भंग हो गया कि नहीं अब तो वकालत ही करनी, अब तो वकील बन। मेरे पीछे एक साथ ही बैठे, वो भी मेरे साथ एलएलबी कर रहे थे। तो एलएलबी के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर हो गया था, ये लेक्चरर भर्ती आई। तो उस समय थोड़ी परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं तैयारी कर नहीं पाया। एक्चुअली एग्जाम से 1 महीना पहले वो भी घर वालों ने धक्का देके भेजा था कि यार अब तो कर ले, कम से कम महीना बचा है। मैंने कहा पास कैसे करेंगे पेपर, दिक्कत तो ये है, क्योंकि जीके का डर था। जीके की आज तक मैंने कोचिंग नहीं ली किसी से, कहीं भी कोई भी एग्जाम के लिए जीके की कोचिंग मैंने नहीं ली, सेल्फ पढ़ा हूं मैं। लेकिन पढ़ा एनसीईआरटी हूं मैं। लेक्चर के लिए एनसीईआरटी साइंस की मैं पढ़ा था, जो स्पेसिफिक टॉपिक है साइंस के, उनके पीडीएफ की नोट्स की पीडीएफ निकाल के और मैंने उनको अंडरलाइन करके 5 पेज के हम नोट्स बनाए। मैंने 5 पेज ही थे और 5 प्रश्न आए थे 24 वाले में, 5 के 5 पेज में से ही आ गए थे। फिर 1 महीने पहले सर के पास आया, नीचे ही बैठे थे हम। मैंने कहा सर क्या करें, एलएलबी भी पार नहीं पड़ेगी, लेक्चर में भी नहीं हो रहा है, एग्जाम को 1 महीना। सर ने कहा कर तू। तो फिर मन में ये ठान लिया कि अब पढ़ना क्या है। तो उसके लिए हमने अलग से एक पार्ट बना दिया कि जीके के लिए ये पार्ट पढ़ेंगे, चाहे सिलेक्शन हो मत हो, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। ज्योग्राफी के लिए सर के 2023 के जो मेरे नोट्स थे, उसके सिवाय ये तय कर लिया था कि सर के नोट्स के सिवाय न तो एनसीईआरटी पढ़नी है अपने को, क्योंकि समय ही 1 महीना बचा था। उस 1 महीने में 2 महीने में दिल्ली काम से चला गया था। और जिस एग्जाम शायद 24 जून को था, शायद मेरे ख्याल से 23 जून को, और 20 जून को मेरे एलएलबी के पेपर थे, वो भी देने साथ में। अब उसकी तैयारी नहीं करें तो वहां सप्लीमेंट्री, क्योंकि लॉ के पेपर तो ऐसे ही होते। फिर भी 20 तारीख वाला एग्जाम दिया। मैंने कहा ये दे देते हैं, और बाकी वाले वाइस वीसी को कह के आगे पोस्टपोन करवाए एग्जाम। फिर तैयारी करी, पेपर देने गए, जोधपुर सेंटर आया, क्योंकि जालोर वालों का तो जालोर में तो आता नहीं है ना। फिर जोधपुर गए पेपर देने के लिए। मैं एक नरपत जी जो पीछे बैठे, उनका हुआ नहीं है, हो जाएगा खैर। और एक मेरे मित्र थे नरेश मेला जो प्रोफेसर है, वो भी आए वहां। उन्होंने कहा कि नहीं अब की बार तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा थोड़ा पेपर तो देने दे, होगा कि नहीं होगा वो तो बाद की बात है। होटल में रुके हुए थे, जीके का पेपर दिया, देके बाहर आए, सबसे पूछा। मैंने कहा कैसे हुआ, सब कह रहे हैं डूब गए डूब गए। मैंने कहा साला फिर तो अपन भी डूब गए। होटल में बैठे बैठे जीके का पेपर मिला है। वैसे मिलाना नहीं चाहिए जीके का पेपर, क्योंकि एग्जाम पूरे होने के बाद मिलाना चाहिए। लेकिन मन में ये था कि फेल हो गए फिर तो मतलब ही नहीं है, ज्योग्राफी देने से क्या मतलब है। बाकी वालों ने मिला लिया, तो मैंने भी, मेरे भाई साहब है बड़े, वो डॉक्टर है एमडी, रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट एमडीएम में, उनको कहा मैंने कहा भाई साहब आप मिला लो, और अगर 30 से ऊपर हो जाए तो कह देना तैयारी कर, तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने पेपर मिलाया, 36 क्वेश्चन हो रहे थे काट पीट कर जीके में। मैंने कहा यार काम, उन्होंने कहा ठीक है अच्छी तैयारी कर, सुबह वाला पेपर अच्छे से देना। तब मुझे पता लग गया कि मैंने कहा अपन है तो 30 से ऊपर, नीचे तो नहीं है। फिर पूरी रात होटल में बैठा बैठा ज्योग्राफी पढ़ी। सर की 4 बुक थी मेरे, वो नोट्स बनाए हुए, 4 को भी मैंने शॉर्ट में किया था। शॉर्ट में करके शायद 50-60 पेज में पूरी ज्योग्राफी समेट लिया था मैंने। उन 60 पेज को मैंने 2 बार रिवाइज किया और पूरी रात नहीं सोया और सीधा एग्जाम देने। अच्छा हुआ क्या, एग्जाम देने वो गलती भी करी मैंने, उसकी वजह से मुझे काफी क्वेश्चन का लॉस भी हुआ। एग्जाम में गया तो वहां जाते ही नींद आने लगी, क्योंकि पूरी रात सोया नहीं। शायद 90-91 क्वेश्चन किए, तब एक झपकी आई, तो वो सेंटर में एक मैडम थी, उसने कहा भाई साहब लगे हुए हैं कुछ। मैंने कहा नहीं। तो झपकी क्या ले रहे हो, मैंने कहा मैडम आ गई है तो। उसने जगह या पानी लाके दिया, मुझे कहा कि मुंह धो के आओ। पूरी रात क्या कर रहे थे, अब ये कहूं कि पूरी रात पढ़ रहा था तो भी बेइज्जती हो जाए। सुबह तो पेपर था, पूरी रात क्या पढ़ रहा था, इतने महीने से कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा मैडम मैं तो ट्रैवल करके आया हूँ जालोर से। अरे कोई नहीं कोई नहीं, दे दवा के, नींद ले लवा के, फिर फ्रेश होकर फिर पेपर स्टार्ट किया। पर किया उस, मेरा एक सिस्टम था, मैं वो 2-3 बार पहला राउंड दूसरा राउंड, ये आज तक मैंने नहीं अपनाया। राउंड अपन ने नहीं अपनाया भाई, सीधी सी बात है। अपन तो सीधा ही वन वे चलते थे, 1 से लेके 150 तक, और पूरे करके आता मैं। लेक्चर के जीके के पेपर में 75 क्वेश्चन आए थे, 5वां गोला तो नाम का ही नहीं भरा, सारे 1, 2, 3, 4। और ज्योग्राफी में भी 150 के 150,
मेरे साथ वाले सारे हंसते, साला बेवकूफ देखा पर इसके जैसा नहीं देखा। मैंने कहा होना तो वैसे ही नहीं है, फिर काहे को चिंता साले। यो करके पेपर दिया, फिर की भी अपन ने मिला ही नहीं। सर ने पूछा नंबर कितने आए, तो मैंने कहा सिलेक्शन नहीं हो, किनारे पे बताएंगे अपन तो। सर ने कहा इतनी मेरिट रहेगी, मैंने कहा 244। सर ने कहा अब तो बड़ी आफत आ गई, किनारे पे रह गए। मैंने कहा सर जैसे भी हो है इतने ही। लेकिन जब रिजल्ट आया कल, वैसे मैंने सब इंस्पेक्टर का भी दिया था, किसी ने दिया क्या अपने में से? पास हुए कि नहीं हुए यार? क्योंकि सब इंस्पेक्टर का भी मेरे फिजिकल है आगे, और पेपर अच्छा गया था, तो मैंने कहा कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए भी तैयारी नहीं करी थी ये, और बता दूं 100 में से 100 वाला सिस्टम अपनाया अपन ने। तो फिर उसमें भी हो गया था, तो मैं फिजिकल कर रहा था, 6:25 के आसपास पीडीएफ आई थी। मैं लॉन्ग जंप करके तुरंत फोन देखने, मुझे पता था रिजल्ट आएगा। ये भी था कि घर जाएंगे घर वाले और परेशान करेंगे। रिजल्ट देखा तो वो 2-3 बार तो यूं आंख पता नहीं, मैंने कहा यार सारा नंबर तो याद थे 1236,959। सोचा कि यार ये मुख्य सूची है कि आरक्षित सूची है, तो मुख्य सूची वाला नाम दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा दोबारा देखते हैं। फिर अंकल को फोन किया जो वाइस प्रिंसिपल है, उनको कहा, मैंने कहा अंकल आप देखो ना। उन्होंने कहा है क्या, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हुआ तो है, लेकिन है कौन सी लिस्ट, ये आरक्षित है मुख्य है? उन्होंने देखा तो कहा कि हाँ हो तो गया है। मैंने कहा फिर मेरिट देखी तो मैंने कहा 249। मैंने कहा 249 बन गए क्या अपने? मैंने कहा ठीक है हो गया। फिर सर को फोन किया, फिर तब तक सारे लोगों का फोन भी आने लग गया, क्योंकि अब की बार डीवी में तो रोल नंबर आ गए थे, तो सबने वो कॉपी पेस्ट करके देख लिया। क्योंकि दूसरों के देखने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है कि यार पास वाले का हुआ कि नहीं हुआ, तो सबने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ आपका हुआ कि नहीं हुआ ऐसे। फिर सर का भी, मैं सर को भी फोन किया, मैंने कहा सर हो गया है। सर ने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर साला एक और दिक्कत आ गई, पूरी रात नींद भी नहीं आई। एक मेरे मित्र है जिनका सर ने नाम लिया था 80 रैंक पे, दिनेश तरड़, बीकानेर से है। उनका रात को मैसेज आया कांग्रेचुलेशन 4:30 बजे। मैं बैठा बैठा सबको वापस रिप्लाई कर रहा था। उनका मैसेज आया तुरंत, मैंने कहा थैंक्स बॉस। उन्होंने कहा सोए नहीं क्या? मैंने कहा साला नींद ही नहीं आ रही है। उसने कहा मुझे भी नहीं आ रही है। तब तक एक हरीश करके उसने मैसेज किया मुझे भी नहीं आ रही है। मैंने कहा सीधे सीधे ही अपन कल जयपुर ही आएंगे, नींद में ही लेंगे। फिर हो गया। आप भी मेहनत करो, होगा, लेकिन ध्येय एक रखो। और किताबें जीके के लिए, ज्योग्राफी आपको नहीं मारेगी ये और श्योर है, जीके आपको पछाड़ देगा। और जीके में लड़के फेल होते हैं। आरपीएससी जहां से अपनी सोच खत्म होती, वहां से आरपीएससी ने पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया। आज का पैटर्न जो है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन। आप करंट कितने महीने का पढ़ते हो? 6 महीनों का। आज तक प्रश्न नहीं आया 6 महीने। मैंने 2 महीने से ज्यादा करंट नहीं पढ़ा सर, 2 महीने से ज्यादा। सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, करंट पढ़ के गया था बस 2 दिन पहले, वो भी यहां से जाते जाते। और वहां से गाड़ी दी थी भाई साहब ने कि उदयपुर जाके एग्जाम देके आ जाना। गाड़ी में जाते जाते ही भाभी जी पास में बैठे थे। मैंने कहा तू बोल, मैं गाड़ी चलाता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे सिलेक्शन होगा। मैंने कहा होगा नहीं होगा देखी जाएगी, लेकिन बोल तो सही तू। और हो गया। सर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहा है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम कुछ काबिल नहीं थे, फिर भी हमें उस काबिल बनाया। ग्रीन तो नहीं तो अपन ब्लैक भी डाल के घूमेंगे, लेकिन घूमेंगे जरूर अब। राजेश जी की परिस्थितियां बहुत अच्छी अनुकूल नहीं थी पारिवारिक रूप से, और क्योंकि मैं परिवार तक की जानकारियां रखता हूं। और दूसरी बात, इतना जरूर आप मैसेज इस बात को देखें कि जिन्होंने 10th में 3rd डिवीजन की स्थिति में रहे हों, और वो यदि धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को चेंज किया है, 12th में 58% तक ले आना, ग्रेजुएशन में आना, ये माध्यम होते हैं। और किसी न किसी, ये बहुत जरूरी होता है कि अपन किसी के निर्देशन में जब अपन काम करते हैं तो निर्देशन ठीक ढंग से सही दिशा दे, जैसे अपना जीवन सही दशा के रूप में बदलता है। तो मैं मानता हूं कि अच्छा आपने मेहनत की। वैसे मेरे को अनुमान यूं था कि 244-45 इन्होंने अंक बता रखे थे, और कट ऑफ जब 249 को पार कर रही है, तो मैंने सोचा कि राजेश तो मुश्किल ही नैया पार हुई होगी। लेकिन जब मेरे को सूचना लगी कि राजेश का हो गया है, तो मैंने देखा कि कम से कम जो पिछली 2 भर्तियों से अटका हुआ था,
पता नहीं कितने समय अपनी असफलताओं का रहता है। सफलता कब मिलेगी ये आपके मेरे बस में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आप और हम केवल काम कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है। परिणाम तो उसी दिन लॉक हो गया था जिस दिन रिजल्ट आया था, एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के दिन ही लॉक हो जाता है, बाद में तो केवल उसको फाइनल रूप में आना शेष रहता है। तो पुनः अचलाराम जी, अशोक कुमार स्वामी जी, आज जैसे राजेश जी और महेंद्र जी आपके बीच में पधारे, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आगे जीवन में बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। और हाँ बिल्कुल, अभी बुला रहा हूं मैं, तो पहले छूट गए। बंटू मीणा जी भी आ जाएं। बंटू मीणा जी, अच्छा उस कड़ी में आए नहीं थे, शुरुआत वाली कड़ी में रह गए। इन्होंने मोबाइल नंबर लिखा नहीं था शायद। हाँ, मोबाइल नंबर नहीं लिखा। जाओ, और कौन से नंबर पे हैं? 100। तो मोबाइल नंबर नहीं लिखे क्या? एक सौ अरे रेगुलरी विद्यार्थी अलग पिछली भर्ती में भी थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके बीच में जब 29वीं रैंक वाले प्रभु दयाल जी आए थे, वो भी लगातार अभी तैयारी कर रहे थे, कंटिन्यूस फिर ऑनलाइन पढ़ रहे थे। और बंटू जी तो क्लास में ही रेगुलर आ रहे थे। अब कईयों का बहुत ज्यादा निश्चयवादी हो जाते हैं कि नहीं, यदि नहीं लग रहा है तो अपने को रेगुलर ही रखना है। तो आपके बीच में मैं महेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं को माला लेके आए और माला पहनाकर स्वागत करें श्री बंटू मीणा जी। 196वीं रैंक है बंटू जी की। पहले आप पहनाओ। इधर देखो। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि पिछली भर्ती का परिणाम आने से पहले ही अपने आप को तैयारी करते रहना, ये बड़ा कठिन काम होता है। और मैं कहता हूं जिन चीजों को पढ़ लिया उनको दोबारा पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं बंटू मीणा जी से चाहूंगा कि वही अपने मुख से बताएं किस रूप में तैयारी की है। एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ श्री बंटू मीणा जी। गुड इवनिंग। जब मैंने सबसे कहा कहते 2024 में एडमिशन लिया था, तो फर्स्ट बार कहा कहते जोग्राफी में मैथ साइंस होने के लिए, तो कहा कहते ज्योग्राफी मैंने सब्जेक्ट ही नहीं सुना था। सबसे पहले तो ये है कहा कहते, क्योंकि मैं मैथ साइंस से पढ़ी थी, पीसीएम से पढ़ा था मुझे। तो 2024 में जनवरी में मैंने एडमिशन लिया था। तो उसके बाद फर्स्ट दिन आया था मैं सर के पास कहा कहते एडमिशन लेने। तो फर्स्ट दिन क्लास ली, तो फर्स्ट दिन कार्टोग्राफी चल रही थी। तो फर्स्ट दिन मुझे यही पता नहीं चला कि पढ़ाया क्या है, क्या मतलब ये है, क्योंकि मानचित्र स्टार्ट था। तो फर्स्ट दिन चल रहा था तो मुझे पता भी नहीं चला था क्या पढ़ाया। उस दिन कॉपी में लिख के बस मैं चला गया यहाँ से। दूसरे दिन भी आया तो दूसरे दिन भी पता चला कि क्या पढ़ाया, क्योंकि मेरा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही था, तो ये तो मेरा संबंध ही नहीं है उस विषय से। तीसरे दिन आया तो जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आना चालू हुआ, मतलब ये कि यहाँ कार्टोग्राफी कोई प्रैक्टिकल की विषय है। क्योंकि शुरू सत में यही पता नहीं होता है कि ज्योग्राफी में कितनी सब्जेक्ट है, कि कितने यूनिट है, ये भी नहीं पता था मतलब ये। तो धीरे धीरे फिर क्या कहते हैं, मेरे भाई की शादी हो गई तो मैं गांव भी चला गया, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा था, प्रैक्टिकल की विषय चल रही थी।
फिर 1 महीने में गांवी चला गया, फिर उसके बाद में मार्च में आया, जनवरी में। फिर धीरे धीरे जैसे कोचिंग करते हैं सभी स्टूडेंट, ऐसी मैंने भी कोचिंग हुई जी। फिर दिसंबर में मेरा कोर्स भी पूरा हो गया था यहाँ से चला जाने के बाद जो है। तो फिर उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज ऑन की थी। फिर जे के दोनों सब्जेक्टों को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को कॉमन पढ़ा था मैंने। ये नहीं कि एक पे ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दो कि फर्स्ट पेपर पे ज्यादा ध्यान दो, दोनों को बराबर सा पढ़ा था जो है कि उतने उतने बन जाएं, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री थे तो उतना ज्यादा वो भी नहीं बनना है कि अपन ज्यादा रैंक भी ला सकते हैं जे का कहते हैं। तो फिर मीडियम पढ़ा था कि इतने का अपना सिलेक्शन हो जाए जितना कह के। फिर यहाँ से 2 महीने पहले मैं फ्री भी हो गया था। 2 महीने फिर मैंने सेल्फ स्टडी की थी, खुद पे जाकर रूम पे क्या कहते हैं, रूम पे 2 महीने खुद पढ़ा था। बस उसी से मेरी सिलेक्शन हुआ था बस, क्योंकि बाकी की टाइम तो क्या है, दोनों कोचिंग थी सुबह शाम की, तो उसी में दिन निकल जाता। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, शाम के 4 बजे थे और 8 बजे तक, उसी में टाइम निकल जाता आने जाने में। और इतना टाइम बचता भी नहीं है, क्योंकि अपन ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं जी। अगर टाइम नहीं बचता है तो ये क्या कहते हैं। तो थैंक यू सर। बंटू जी ने जिस तरीके से बताया है, लेकिन मैं इनको कह दूं कि अब ये नहीं कहेंगे कि भूगोल में आता नहीं मेरे को। भाई वो जिस दिन आपकी शुरुआत जरूर थी, आगे जब आपको चीजें, क्योंकि मैथ साइंस से रही थी तो निश्चित रूप से विषय नया था, ये जरूर मुश्किल रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब आप लेक्चरर बन के जाते हो उस दिन आपको विषय बहुत अच्छा आता है। और आज भी मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि साहब अब तो मैं मैप 1 ही मिनट में बना देता हूं। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, मैप बना रहे थे कि अब तो मैं 1 ही मिनट में बना देता हूं, पहले तो 5 मिनट तक भी मैप नहीं बनता था। तो ये प्रैक्टिस है। किसी समय आपको नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं है, आज आपको सब कुछ आ रहा है, सब अच्छी मेहनत की है और मेहनत से ही चीजों को बदला जा सकता है। जिस तरीके से पहले दिन मैथ साइंस वाले विद्यार्थी को कार्टोग्राफी से संबंध नहीं होता है, उसको लगता है कि बिल्कुल नई चीज है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कार्टोग्राफी जिस यूनिट को आप कठिन समझते हो उसको 0 से शुरू से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्हें आप सभी पधारे, जिनका भी चयन हुआ है, जिनको मैंने सूची में नाम बोला है, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते रहे। एक बार सब जिनका भी चयन हुआ उनके लिए एक बार जोरदार तालियां और स्वागत। और मेरा तो केवल यही है इनको आगे के लिए कि यदि आपको अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं लगाएं, इसके आगे भी कंटिन्यूस जारी रखें। आपका लक्ष्य यदि सिविल सर्विसेज का है तो आरएएस या यूपीएससी की तरफ भी जा सकते हैं। आपको यदि लगता है कि आपने नेट जेआरएफ की तरफ भी जा सकते हैं, यदि किया हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे उन पदों की तरफ भी जा सकते हैं। ये आपकी तैयारी का ब्रेक नहीं है, ये आपका मुकाम है और आपको अच्छी सफलता मिली है। और यदि आपको लगता है कि मेरे को यही है और आपको संतुष्टि का भाव है, तो पूरे मनोयोग से पूरी ताकत ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र में काम करें। और आपको जहां भी ऐसा लगता है कि हमारी भी जरूरत कभी महसूस होती तो आप बेहिचक हमसे भी बात करें। जहां भी हो सकता है तो हम पूरी मदद करने का प्रयास करते हैं। अनुभव एक अपने आप में बड़ी ख्याति होती है। अनुभव की चीजें जीवन के साथ साथ चलती हैं। जिस तरीके से आपको पहले दिन विषय नहीं आ रहा था, आज आपको विषय बहुत अच्छा आ रहा है। आगे आपको सर्विस में भी जब चीजें होंगी तो निश्चित रूप से दिक्कतें होंगी, तो वहां भी आएंगी। अभी अपने को लगता होगा कि स्कूल लेक्चर आसान है, बड़े ही उसके अंदर संघर्ष है, बहुत काम होते हैं, विभाग के बहुत अधिक काम है, बच्चों की बहुत जिम्मेदारियां हैं। और आपकी जिम्मेदारी उन विद्यार्थियों से होगी जो आज के समय के 11th 12th के बहुत चलाईमान बच्चे हैं। तो आप बहुत तेज तर्रार बन के जाना, आप ये ध्यान रखना। आप वहां हल्के में मत रहना। 11th 12th का विद्यार्थी आपके दौर का नहीं है, नए दौर। उसको संभलने के लिए चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो विद्यार्थी क्या चाहता है, किस रूप में पढ़ना चाहता है, कैसे उसको अनुशासित रखा जाए, कैसे उसको सही दिशा दी जाए। थैंक यू सभी को।